ये कहानी की एंडिंग देख करके लिटरली मुझे लगा ना कि आजकल के चाइनीज़ ड्रामा के राइटर सस्ते नशे करके कहानी की एंडिंग लिख रहे हैं। कहानी के स्टार्टिंग में एंजियो को उसके क्लासमेट्स बुली कर रहे होते हैं हो, जो कि उनके पूरे स्कूल का सबसे टॉप हैंडसम गाय में से एक था। वो एंजियो का हेल्प करने के लिए आता है, उसका रबर बैंड रिटर्न करता है और तब से हमारी एंजियो बहन जी को हुओ से हो जाता है प्यार। हुआ हैंडसम होने के साथ साथ रिच भी था और ऊपर से उसने उसकी हेल्प भी की थी। वो पिछले 7 सालों से उससे प्यार कर रही होती है और कॉलेज के लास्ट दिन जब उसे डिग्री दिया जा रहा था तो उसने सोचा था कि वो हो को जाकर के कन्फेस करेगी। लेकिन जैसे ही वो दौड़ते हुए हो तक पहुंचती है उसे कन्फेस करने के लिए, तभी जेजे नाम की एक गर्ल आती है और वो हुओ को वहाँ से लेकर के जाती है। कहती है आई नो तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। इट मीन्स कि हुओ और जेजे रिलेशनशिप में थे। इस बात को कुछ साल और बीत जाते हैं। एंजिया को उसकी फ्रेंड बताती है कि जेजे हुओ को छोड़ करके फ़ॉरेन जा चुकी है उससे ब्रेकअप करके। आई थिंक ये तुम्हारा वक्त है, तुम्हें जा करके हुओ को इमोशनल कंधा देना चाहिए और वो तुम्हारा हो सकता है। हालांकि एंजिया ऐसा करना नहीं चाह रही थी, लेकिन उसके फ्रेंड उसे इंसिस्ट करती है और तभी वहाँ पर हुओ भी आ जाता है। अब वो यहाँ पर एंजिया की बातों को सुन चुका था। एंजिया को वो एक मौका देता है, मौका रिलेशनशिप में आने का नहीं, मौका उसके साथ इंटीमेट होने का। और एंजिया इतना प्यार में अंधी थी कि वो जानती थी कि वो यहाँ पर एज ए सब्स्टिट्यूट यूज़ किए जा रही है, फिर भी वो हुओ के साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी हो जाती है। 1 महीने बाद एंजिया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो हुओ को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहती थी। फिर भी हुओ इन बातों को सुन लेता है और वो मजबूरी में एंजिया से शादी करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि एंजिया प्रेग्नेंट थी। अब एंजिया सोचती है कि वो हुओ से शादी कर लेगी तो शायद कुछ सालों में उसे उसकी सिंसियरिटी देख करके उसे उससे प्यार हो जाए, लेकिन प्यार सिंसियरिटी देख करके थोड़ी ही होता है। फाइनली जो एंजिया का सपना था अपने 7 ईयर बिफोर क्रश हुओ से शादी करने का, वो पूरा होने वाला था। लेकिन उसे पता नहीं था कि शादी के बाद की ज़िंदगी उसकी कितनी वाहियात होने वाली है। कहने को तो हुओ यहाँ पर एंजिया का हस्बैंड था, लेकिन आगे आने वाले सालों में उसने कभी उससे वो भाव, वो प्यार, वो केयर, वो रोमांस दिया ही नहीं जो कि एंजिया एज ए वाइफ डिज़र्व करती थी। एंजिया हर रात हुओ के लिए फूड बना के रखा करती थी, लेकिन वो कभी नहीं खाता था। लेट नाइट आता था, एंजिया का केयर नहीं करता था। इनफैक्ट उसने तो इतना बुरा बिहेव किया था कि जब एंजिया का मिसकैरेज हुआ था तब भी वो उसे मिलने के लिए नहीं आया था और एंजिया ने ये सब कुछ अकेले ही झेला था। एट द एंड एंजिया फाइनली यहाँ पर हुओ को डिवोर्स देने का प्लान करती है बेबी के मिसकैरेज के बाद। तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि आज फाइनली यहाँ पर कॉलेज में कुछ फ़ैन फेस्ट हो रहा है, क्या तुम वहाँ पर आओगी। एंजिया को पता चला था कि हुओ की फर्स्ट लव जेजी भी वापस आ गई है, तो वो समझ जाती है। इसी वजह से वो स्टेज पर जा कर के लेक्चर देने के लिए रेडी हुआ है। वो लास्ट टाइम हुओ को एक मौका देना चाहती थी। अपने फ्रेंड के बुलाने पर मुझसे मिलने जाने के लिए रेडी हो जाती है, बट उसे नहीं पता था कि वहाँ भी उसे सिर्फ सैडनेस ही मिलने वाला है। क्लास का फैन फेस्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पर कि हुओ को स्टेज पर बुलाया जाता है। हुओ के साथ साथ यहाँ पर जेजी भी आती है। सारे लोग यहाँ पर उनके कपल की बड़ाई करने लगते हैं। एंजिया उस भीड़ में बैठ करके देख रही होती है। हुओ से जब सवाल किया जाता है कि क्या उसका फेवरेट पर्सन इस हॉल में अवेलेबल है, हुओ जेजी का नाम लेते हुए हाँ कहता है। एंजिया पूरी तरीके से टूट जाती है और उस मीटिंग में से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है, वो उससे कुछ बात करने के लिए आता है। एंजिया से पूछते कि वो यहाँ क्या कर रही हैं। एंजिया कहती है कि फाइनली तुम जिस इंसान से प्यार करते थे, मैं उसे तुम्हें देने के लिए आई हूँ और मैं तुमसे डिवोर्स करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें फ्रीडम देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे बोल करके वो रोड के साइड जाने लगती है, तभी एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो सोचती है कि अगर उसे एक मौका मिलता तो वो हुओ से कभी प्यार नहीं करती। मैं पहले बता देती हूँ, लिटरली इसकी एंडिंग ने मुझे इतना इरिटेट किया ना कि बताओ ही मत। अब यहाँ पर एंजिया को फाइनली ये ड्रामा तक तो एक वक्त मिलता है। वो रिबर्थ लेकर के उस समय पहुँच जाती है जब वो वापस से हुओ के साथ कॉलेज टाइम में हुआ करती थी। यहाँ पर इस तरीके से हुओ एंजिया को उसके मैथ के लेसन्स दिया करता था। एंजिया को आज भी वो पढ़ाने के लिए आता है। एंजिया को जब होश आता है तो उसे समझने में 2 मिनट लगता है। वो तो मर गई थी ना, तो फिर वो यहाँ क्या कर रही है। फिर उसे समझ में आता है कि शायद वो रीबर्थ लेकर के आई हुई है। अब उसने खुद से प्रॉमिस किया था कि वो हुओ से कभी कोई रिलेशन नहीं रखेगी, हुओ से प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए यहाँ पर वो हुओ को कहती है अब मुझे तुमसे क्लास लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ाना था तुमने पढ़ा लिया, बेहतर होगा अब हम एक नॉर्मल क्लासमेट की तरह ही रहें। ऐसा करके वो वहाँ से चली जाती है।
हुओ के सारे दोस्त आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि एंजिया, जो हुओ के पीछे पड़ी रहती थी, आज इस तरीके से उसे जवाब देते हुए जा रही है। वो तो काफ़ी बदली बदली सी है। और हुओ भी शौक था कि एंजिया को हो क्या गया, वो कभी ऐसे बिहेव नहीं करती थी। तभी वहाँ पर टीचर आते हैं और बोलते हैं कि अगले कुछ दिनों में यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। आप सब लोगों को मन लगा करके पढ़ना है ताकि अपने फेवरेट यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन ले सको। एंजिया के लिए ये एडमिशन ज़रूरी था, तभी वो हुओ से पीछे छुड़ा पाएगी पूरी तरीके से। और अब वो खुद की क्लासेस खुद ही कंप्लीट करने के लिए रेडी थी। हुओ बहुत ही कंफ्यूज था। एक दूसरी लड़की कहती उसे पढ़ा देने के लिए, तो वो साफ तौर पे मना कर देता है और वहाँ से चले जाता है। क्लास ख़त्म होने के बाद एंजिया बाहर अपनी कार आने का वेट कर रही होती है। उसे याद आता है कि उसने पिछली बार अपने फैमिली वालों को साफ तौर से मना कर दिया था कि उसे कार भेजने की ज़रूरत नहीं है, वो हुओ के साथ आ जाया करेगी। वो एंजिया के आने का वेट कर रहा था, वो आके उसके कार में बैठेगी, क्योंकि वो हमेशा ही हुओ के आगे पीछे घूमते रहती थी, उसका केयर करती थी, उसके साथ रहती थी। लेकिन एंजिया को जब ध्यान आता है कि नहीं, अब हुओ के साथ उसे नहीं रहना है, तो वो खुद ही अकेले जाने का सोचती है। तभी वहाँ पर एंजिया के फ्रेंड बाइसाइकिल से आती है और एंजिया को अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो कहती है, थैंक गॉड तुम आ गई, वरना मुझे यहाँ पर तो कैब ही करना पड़ता। फिर वो अपने फ्रेंड के साथ उसके बाइसाइकिल पर चली जाती है। हुओ ये देख करके शॉक्ड हो जाता है कि एंजिया उसके कार में आकर के क्यों नहीं बैठी और वो अपनी फ्रेंड के साथ क्यों ही जा रही है। बट फिर भी वो क्या कर सकता था। वो अपने ड्राइवर को एंजिया के कार को फॉलो करने के लिए बोलता है। इन बातों से अनजान एंजिया अपने दोस्त के साथ मस्त बाइसाइकिल पर जा रही थी। उसके फ्रेंड उसे पूछती, क्या हुआ, तुम तो हमेशा हुओ के साथ जाती थी ना। एंजिया कहती है, हाँ, अब मेरा हुओ से कोई रिलेशन नहीं है। मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि अब मैं हुओ को पसंद नहीं करती। आगे कुछ दूर तक हुओ एंजिया को फॉलो करता है। इन बातों से अनजान एंजिया अपना राइड एंजॉय करते हुए घर पहुंचती है। घर जाती है तो उसके मम डैड उसे पूछते, अरे वो अकेले क्यों आई है, हुओ किधर है। एंजिया को ध्यान आता है कि पिछले जन्म में हुओ के फैमिली के पैसे और कनेक्शन की वजह से उसके डैड की जो डूबती कंपनी थी वो बच गई थी। इसी वजह से वो लोग भी इस बार चाह रहे होते हैं कि एंजिया और हुओ का रिलेशनशिप ना टूटे। एंजिया देखती है कि सारे पसंद के खाने यहाँ पर हुओ के ही बनाए गए हैं। वो अपनी फैमिली पर गुस्सा करने लगती है और कहती है उसने हुओ से अपनी फ्रेंडशिप तोड़ ली। उसके फादर कहने लगते हैं, हमें हुओ से अच्छे खासे पैसे चाहिए कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लिए। एंजिया कहती है, तो मैं क्या करूँ, मैं उससे अब कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती। लेकिन फिर वो सोचती है, फिर वो इतने सारे पैसे लाएगी कहाँ से, डैड की कंपनी डूबने तो नहीं दे सकती। तभी वहाँ पर एंजिया को मैसेज आता है कि उन लोगों ने 500 मिलियन की लॉटरी को जीत लिया है। वो ये देखते ही बहुत खुश हो जाती है। अपने डैड को दिखाती है कि डैड, हमें हुओ के पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमें 500 मिलियन की लॉटरी जीत ली है। शुरुआत में तो उसके डैड को भरोसा नहीं होता है, लेकिन जब वो चेक करते हैं कि वो एक्चुअल में ऑथेंटिक है, तब जा करके उन्हें भरोसा होता है। तभी हुओ यहाँ पर आ जाता है और वो एंजिया के डैड को चेक देने लगता है। आई नो कि अंकल आपके कंपनी में पैसों की ज़रूरत है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर पैसे देने के लिए आया हूँ, आप लोग रख सकते हैं, मैं और एंजिया फ्रेंड हूँ। लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमने लॉटरी जीत ली है और हमें अब तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है। एंजिया हुओ को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और सोच रही थी कि फाइनली वो हुओ से पीछा छुड़ा पाएगी और उसे हुओ के एहसान की कोई ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट डे जब वो कॉलेज जाती है, गोयन नाम का एक लड़का एंजिया से बात करने का कोशिश करता है। वो एंजिया को पसंद करता था। उसे याद आता है पिछले जन्म में वो हुओ को पसंद करती थी, दैट्स वाई यहाँ पर उसने गोयन से बात करने से भी मना कर दिया था। इस बार वो सोचती है कि वो और लोगों से दोस्ती क्यों ही तोड़े भला। दैट्स वाई जब देखती है कि वो इधर अपने दोस्तों के साथ आ रहा है, तो वो गोयन से कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से बात करने लगती है। सोचती है कि शायद जब वो देखेगा कि वो गोयन के साथ है तो वो और उसका पीछा छोड़ देगा। हुओ को ये देख करके जेलसी होने लगती है। एंजिया गोयन के साथ है। तभी एक बॉल आकर के हुओ के सर पे लगता है। वो संभालने के लिए एंजिया को पकड़ने का कोशिश करता है, लेकिन एंजिया पीछे हट जाती है। उसने हुओ का जिम्मा थोड़ी लिया हुआ है केयर करने का। हुओ को एंजिया के केयर की आदत हो चुकी थी। वो 24/7 हुओ के केयर में लगी रहती थी। सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, तो उसके दोस्त लोग उसे उठाते हुए स्कूल के हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। एंजिया को इन बातों से घंटा फर्क पड़ रहा था, तो वो गोयन के साथ वहाँ से चली जाती है।
थोड़ी देर बाद जब वो को होश आता है तो वह एंजिया के बारे में पूछता है, एंजिया किधर है? तो उसके दोस्त लोग बताते हैं वो गुएन के साथ कॉफ़ी पीने गई है। अरे तो जीजी को पसंद करता था ना, तो फिर उसे छोड़ करके अब एंजिया के पीछे क्यों पड़ गया? क्या एंजिया तुम्हें पसंद आ गई है? वो उसे कहता है मैं कभी जीजी को पसंद ही नहीं करता था। ऐसा कहते हुए वह एंजिया को ढूंढने के लिए चले जाता। अब सारे लोग जानते थे हुओ और जीजी का क्या रिलेशनशिप है, फिर भी यहाँ पर कोई हुओ से ये पूछना जरूरी नहीं समझा। इसे सीधा मत समझना कि हुओ ने एंजिया से प्यार किया है, आगे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अभी बाकी है। एंजिया यहाँ पर गुएन के साथ बैठ करके पढ़ाई कर रही थी और गुएन भाई सब एंजिया को ताड़े जा रहे थे। उससे तो ऐसा लग रहा था कि हुओ से ये जीत करके बहुत ही ज़्यादा प्राउडली फील वो कर रहा होता है। गुएन उसे कहता है तुम तो पहले हुओ को पसंद करती थी ना, उस ढक्कन में तुम्हें पसंद किया था। एंजिया कहती है देख भाई, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। हाँ मैंने माना मैं उसे पहले पसंद करती थी, लेकिन अब मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और बेहतर होगा कि हम इस बारे में बात ना करें। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। बारिश हो रही थी तो हुओ अम्ब्रेला लेकर के आ जाता है। एंजिया उस अम्ब्रेला के अंदर थी, तभी उसके दोस्त लोग भी आ जाते हैं और गुएन यहाँ पर अपना बैग लेकर के अपने साथ एंजिया को चलने के लिए कहता है। एंजिया गुएन के साथ जाने लगती है, लेकिन तभी हुओ उसे रोकता है और एंजिया को अपना अम्ब्रेला दे देता है और वहाँ से चले जाता है। उसके दोस्त लोग उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। अब एंजिया को समझ नहीं आता कि हुओ को हुआ क्या है। वो जितना ही उससे दूर होना चाह रही है वो उतना ही उससे पास होते जा रहा है। अगले दिन क्लासेस के लास्ट में से वीडियोस रिकॉर्ड किए जा रहे थे। एंजिया से उसकी नेक्स्ट विश पूछी जाती है तो वो बोलती है कि वो अपने फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है। पहले उसका था हुओ के साथ होना, हुए के सेम कॉलेज में जाना, उससे शादी करना। इस बार वो डिफरेंट थी। वो और उसकी फ्रेंड फ़ोटो ले रहे थे तो चुपके से वो उनके फ़ोटो में पीछे आ जाता है ताकि इनके पिक्चर्स क्लिक हो सके। अगले कुछ दिनों बाद एंजिया के स्कूल के रिजल्ट्स आते हैं। उसके मार्क्स काफ़ी अच्छे थे। वो सोचती है कि फाइनली अब वो अपने फेवरेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएगी। उसे हुओ के पीछे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं होगी और वो अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी चूज कर लेती है। इधर हुओ जब एंजिया को मैसेज करता है तो उसे पता चलता है कि एंजिया ने उसे ब्लॉक कर दिया है। उसे उसके दोस्तों के थ्रू पता चलता है कि एक्चुअल में एंजिया दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले रही है, उस कॉलेज में नहीं जहाँ पर कि हुओ है। अब उसके दोस्त लोग भी शौक थे। वो कहते हैं तू जीजी के साथ उसके कॉलेज में पढ़ने जा रहा है ना? वो कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर एंजिया को उसके दोस्त का कॉल आता है लास्ट टाइम क्लास की पार्टी के लिए। वो पूछती है हुओ तो नहीं आ रहा ना? वो बोलती है नहीं। तो फिर ही वहाँ पर वो जाने के लिए रेडी होती है। वहाँ पर जब वो जाती है तो सब फुल ऑन मस्तीबाजी कर रहे होते हैं और एंजिया लास्ट टाइम अपने दोस्तों से मिल रही थी। वो अपने ग्रैंडफादर के साथ जा कर के रहने वाली थी। तभी उसका एक फ्रेंड यहाँ पर हुओ को कॉल करता है और यहाँ आने के लिए बोलता है, बट वो मना कर देता है। तो फिर जब वो वीडियो दिखाता है जहाँ पर कि गुएन एंजिया के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिल करके बातें कर रहा है और मस्ती कर रहा है, तो फिर जलस होकर के वो एंजिया से मिलने के लिए उस पार्टी में आने के लिए सोचता है। अपने दोस्त को बोलता है एंजिया को कैसे भी करके रोके रखो। जैसे वो उस प्लेस पर पहुंचता है तभी जीजी आ जाती है। वो उसे क्लियर करता है कि मैंने एडमिरेशन को पसंद में कंफ्यूज कर लिया था। मैं बच्चा था लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। बेहतर होगा कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो और मैं किसी और को पसंद करता हूँ। जीजी कहती है ठीक है, अब हम दोस्त तो रहेंगे ना। लास्ट टाइम तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक तो कर सकते हो ना। हुओ ने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और वह यहाँ पर जीजी का दिया हुआ ड्रिंक कर लेता है। लेकिन जैसे वो ड्रिंक करता है तो उसमें उसने लव डोज में लाया हुआ था। वो उसे कार में लेकर के जाती है उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। दूसरी तरफ एंजिया का फ्रेंड काफ़ी ड्रंक थी तो एंजिया उसे लेकर के जा रही होती है घर के लिए। हुओ का फ्रेंड उसे रोकने का कोशिश कर रहा था लेकिन एंजिया रुकने वाली नहीं थी। तभी वहाँ पर हुओ का फ्रेंड आके बताता है अरे मैंने हुओ और जीजी को कार में जाते हुए देखा और शायद दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। हुओ का एक फ्रेंड एंजिया को समझाने की कोशिश करता है कि शायद एक गलतफहमी है। एंजिया कहती है मुझे इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। फिर वो अपनी फ्रेंड को वहाँ से लेकर के जाती है और उसे टैक्सी में घर भेज देती है। उसके जाते ही वो हुओ के बारे में याद करके रोने लगती है। उसने खुद से क्या प्रॉमिस किया था कहानी के स्टार्टिंग में कि वो उसे प्यार नहीं करेगी। हुओ को जब जीजी के साथ देखती है तो वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर वो आ जाता है। एंजिया से वो कहता है कि तुम रो क्यों रही हो? एंजिया कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो जीजी के साथ होना चाहिए। वो कहता है क्यों, तुम्हें जेलस हो रहा है? एंजिया कहती है नहीं, मुझे जेलस नहीं हो रहा, बस तुम्हारे दोस्तों ने कहा इसलिए मैं पूछ रही हूँ। वो यहाँ पर एंजिया को क्लियर करता है कि उसका जीजी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। दोनों की बातों के थ्रू हमें पता चलता है कि एक्चुअल में एंजिया के साथ साथ हुओ का भी रीबर्थ हुआ है। दैट्स वाई शुरुआत से ही एंजिया से अट्रैक्टेड है। वो उसे बताता है कि हाँ मेरा भी रीबर्थ हुआ है।
पिछले टाइम जब तुम गई मेरे लाइफ से तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे कितना प्यार था। फ्लैशबैक का सीन हम लोग देखते हैं कि जब यहाँ पर एंजिया उस एक्सीडेंट में मारी गई थी तो वो बहुत ही रोने लगता है और डॉक्टर्स को कहता है उसकी जान बचाने के लिए, बट अब कुछ नहीं हो सकता था। और यहाँ पर इस तरीके से जो एंजिया को वो घर जाकर के बहुत मिस करता है और घर की मिर्च से पता चलता है कि मिसकैरेज के बाद एंजिया डिप्रेशन में थी। वो हमेशा ही दवाई लिया करती थी और हुओ को इसके कभी काम में प्रॉब्लम ना हो, दैट्स वाई उसने उसे कभी बातें नहीं बताई। जब वो उसका रिकॉर्डिंग वाला कैमरा देखता है जिसमें कि उसने कहा था कि वो हुओ के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती है, तो वो ये देख करके बहुत ही इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। इस पॉइंट पर आकर के उसे एहसास होता है कि एंजिया से शादी के बाद उसे प्यार हो गया था। एंजिया उसे कहती है लेकिन तुम तो प्यार जेजी से करते थे ना। वो कहता है नहीं, मैं उसे पसंद करता था, मैं उसे प्यार नहीं करता था। तुम्हारे से शादी मेरी मजबूरी में हुई थी क्योंकि तुम मेरे बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट थी। लेकिन आफ्टर दैट मुझे एहसास हुआ कि प्यार किसे कहते हैं। एंजिया कहती है बट मुझे अब इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी वजह से एक बार मैं मर के वापस लौटी हूँ और मैं इस जन्म में दोबारा वही गलती नहीं करने वाली। तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करते थे, बस तुम्हें इस बात का रिग्रेट हो रहा और उस समय भी इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि जो तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाली लड़की थी अब वो तुम्हारे लाइफ से जा चुकी है। तो बेहतर होगा कि अपनी फीलिंग को तुम अपने ही पास रखो, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो से कहता है ठीक है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती लेकिन अब मैं तुम्हें परसू करने वाला हूँ। एंजिया कहती जैसे तुम्हारी मर्जी। हुआ यहाँ पर एंजिया को कहता है कि जीजी ने उसे लव डोज दिया था तो वो उसका हेल्प करे। वो एक डॉक्टर है और वो अपने पेशेंट को ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो वो हो को एक होटल के कमरे में लेकर के जाती है जहाँ पर कि हो के दवाओं का असर कम नहीं हो रहा था। तो वह एंजिया को किस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन एंजिया उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं जीजी को बुला देती हूँ, शायद वो तुम्हारा हेल्प कर देगी। हो से कहता है कि मुझे कोई मतलब ही नहीं है जीजी से, तो फिर तुम उसे क्यों बुला रही हो। तो यहाँ पर वो एंजिया जो थी डॉक्टर होने के नाते हो का हेल्प करना ज़्यादा ज़रूरी समझती है और वो उसे खुद को अनरेस्ट करने के लिए बोलती है। आफ्टर 5 मिनट जब वो उसका हेल्प करती है तो फिर वो रिलैक्स होता है। वो उसे चिढ़ा भी रही थी कि तुम्हारी टाइमिंग तो कुछ ज़्यादा ही कम है। हुओ को ये बात इसकी मेल ईगो पे लग रहा था। एंजिया जब सो जाती है तो वो प्यार से उसे हक कर लेता है लेकिन जब वो अगले सुबह जगता है तो देखता है एंजिया उसके कमरे में नहीं है और उसने उसके लिए नोट लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हारा हेल्प किया, आज से हम दोनों इवन हैं और दोबारा मेरे पीछे कभी नहीं आना। आज हुओ का बर्थडे था। उसका फ्रेंड उसे कॉल करता है और कहता है मैंने देखा कि एंजिया ये शहर छोड़ करके जा रही है लेकिन उसे तो तुम्हारे साथ आज तुम्हारे बर्थडे पर होना था ना, हो क्या रहा है। हुआ जानता था कि एंजिया अपने ग्रैंडफादर के पास जा चुकी है। एंजिया अपने ग्रैंडफादर के पास पहुंचती है, उन्हें बताती है कि वो कुछ साल ग्रैंडफादर के साथ ही रहना चाहती है और वो उन्हीं की तरह चाइनीज़ मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहती है। तभी उसे मैसेज आता है कि उसने हुओ के लिए जो रिंग कस्टमाइज़ कराया था वो डिलीवर हो चुका है। एंजिया भूल गई थी कि हुओ का आने वाला बर्थडे है और पिछले जन्म में उसने अपने पॉकेट मनी से इस तरीके से हुओ के लिए रिंग कस्टमाइज़ कराया था। और जब पिछले जन्म में एंजिया को उसने वो रिंग दिया था तो वो बहुत ही बेकार था। यहाँ पर इस तरीके से एंजिया सोचती है कितने सारे गिफ्ट में हुओ उसका रिंग नहीं देखेगा, लेकिन जब उसे एंजिया का वो गिफ्ट मिलता है तो वो सारे गिफ्ट को रिजेक्ट करके सिर्फ एंजिया का दिया हुआ वो रिंग पहन लेता। वो बहुत ही खुश हो जाता है और अपने बटलर से एंजिया को कॉल करवाते हुए कहता है कि वो भी रिटर्न गिफ्ट देना चाहता है। वो एंजिया का एड्रेस लेना चाह रहा था। एंजिया उसे अपने स्कूल का एड्रेस दे देती है। सोचती के साथ बटलर सबको गिफ्ट भेज रहा होगा, रिटर्न गिफ्ट, दैट्स वाई उसने मांगा होगा, बट उसे पता नहीं था कि वो ने पर्सनली यहाँ पर एंजिया के लिए रिटर्न गिफ्ट चूज किया है। अगले दिन जब एंजिया अपने कॉलेज पहुँचती है तो एंजिया के लिए वो रिटर्न गिफ्ट आ चुका था। वो जा कर के देखती है वो अपने दोस्त लोगों से पहले से तो मिल करके बहुत ही खुश थी। उसकी पहले वाली क्लासमेट भी एंजिया के कॉलेज में थी। जब वो उस गिफ्ट को ओपन करती है तो वो एक रिंग था, उस पर एंजिया का नाम का फोर्स लेटर इनग्रेव किया हुआ था। उसके फ्रेंड लोग कहती है कि ये तो स्पेशली तुम्हारे लिए रिंग लगता है। एंजिया कहती है नहीं, बटलर ने सबके लिए गिफ्ट दिया होगा तो वो उन्हीं में से एक होगा। लेकिन उसके कुछ फ्रेंड्स रिंग ट्राई करते हैं और वो नहीं होता है, लेकिन एंजिया जब उसे पहनती है तो उससे हो जाता है। फ्लैशबैक में वो याद करती है कि हुआ ने उसे एक रिंग दिया था लेकिन वो उसे बहुत लूज़ हो रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि एंजिया का रिंग का साइज क्या है। वो फिर भी इस बात का बुरा नहीं मानती और उसे कहती है वो उसे नेकलेस में पहन करके रख लेगी। हुआ ने कभी पिछले जन्म में एंजिया से प्यार ही नहीं किया था। इसी वजह से इस जन्म में जब वो उसे प्यार जताने का कोशिश कर रहा है तो उसे उस पर भरोसा नहीं हो रहा। आपको क्या लग रहा है, कहानी की एंडिंग में आपको क्या लगता है, एंजिया को हुआ को हाँ कहना चाहिए? नहीं।
थोड़ी ही देर में यहाँ पर हो का मतलब जीजी की तरफ से पोस्ट आता है कि हो एक्चुअल में टेकन है, और उसने उसके हाथ के पिक्चर्स ऐसे लेकर के क्लिक करके अपलोड कर दिए थे जिसमें कि उसने एक लड़की का एयर बैंड पहना था। उस हेयर बैंड को उसकी फ्रेंड देख के कहती है ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। एनजे कहती है वो बस एक कोइंसिडेंट है, ये फ़ोटो हुओ की आईडी से गया था, लेकिन जीजी ने सेम हेयर बैंड खरीद करके वो फ़ोटो अपलोड कर दिया था, ये दिखाते हुए कि वो और हुओ एक्चुअल में रिलेशनशिप में। एनजे सोचती है कि शायद ये सिर्फ कोइंसिडेंट है और रिंग भी एक कोइंसिडेंट ही है। बटलर ने यूं ही सेंड कर दिया होगा और वो एनजिया के साइज का निकल गया होगा। सब पूछ रहे थे कि हुओ की गर्लफ्रेंड कौन है, तुम्हें पता है, तुम तो सेम कॉलेज से थी ना। एनजिया कहती थी नहीं मुझे नहीं पता, बस मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। क्लास अटेंड करने के बाद वो अपने घर जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो वो इसी रिंग के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे चीज़ी का पोस्ट दिखता है जहाँ पर कि वो चीज़ों को कंफर्म कर रही थी कि वो हो के साथ रिलेशनशिप में है। एनजे सोचती है चलो ठीक है, अब वो यहाँ पर चीज़ी के साथ है तो वो उसके पीछे नहीं आएगा, लेकिन क्या कितने दिनों तक वो इस बात पर टिकने वाली है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। नेक्स्ट डे जब एनजी अपने कॉलेज जा रही थी तभी वहाँ पर उससे मिलने के लिए गोयन आता है। एक्चुअल में गोयन भी अब एनजिया के साथ उसके कॉलेज में पढ़ने वाला था। वो उसे देख कर के खुश हो जाती है क्योंकि इस कॉलेज में उसे कुछ और पुराने दोस्त मिलने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर इस तरीके से वो भी आ जाता है और वह यहाँ पर वापस से एनजिया को गोयन के साथ देख के जेलस होने लगता है। गोयन उसे कहता है कि एनजिया अब तुम्हें पसंद नहीं करते, उसका पीछा छोड़ो, लेकिन तभी वो यहाँ पर एनजिया को अपने साथ लेकर के जाने का प्लान कर रहा था। वो उन दोनों लड़कों की वजह से परेशान हो गई थी और उन दोनों को ही खुद से दूर रहने के लिए कहती है। यहाँ पर एनजिया सोचती है कि वो से पीछा उसका छुड़ाना है और वो गोयन के साथ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो यहाँ पर रोकता है और कहता है कि अगर मैं यहाँ पर गोयन के सामने तुम्हें किस कर लूँ तो तुम्हारा रास्ता तो ऐसे ही टूट जाएगा। एनजिया गुस्सा करके वहाँ से गोयन के साथ चली जाती है। गोयन और एनजिया दोनों यहाँ पर सेमी टेबल पर बैठने वाले थे। यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होते हैं, टीचर आते हैं और बताते हैं कि हमारे रिसर्च सेंटर में एक इन्वेस्टर मिला है जो कि अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट करने वाला है और उस इन्वेस्टर को हमने यहाँ पर बुलाया हुआ है, वो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही पढ़ाई करेगा। जब वो इन्वेस्टर आता है तो वो कोई और नहीं हो होता है। हो ने जानबूझ करके एनजिया के रिसर्च सेंटर में पैसे इन्वेस्ट किए थे ताकि वो एनजिया के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकें। हाँ, इस बंदी के पास पैसे थे जो कि मुझे चाहिए, मैंने बंदी ने ब्लॉक करके रखा है तो बहुत जा सीधे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ताकि हर रोज़ उसे देख सको। अब यहाँ पर वो जानबूझ करके गोयन को बाहर भेज देता है ये कहते हुए कि तुमने अपनी बाइक को स्कूल के फील्ड में पार्क किया है, उसे साइड में पार्क करो। गोयन को पार्क करने के लिए जाना पड़ता है और वो यहाँ पर एनजे के साथ बैठ करके क्लासेस ले रहा था। ह्यूमन एटिनॉमी पर यहाँ पर क्लासेस चल रहे होते हैं और वो भाई साहब एनजे के साथ क्लास फुल ऑन मज़े से ले रहे होते हैं। आफ्टर क्लास यहाँ पर टीचर सबको प्रैक्टिकल करने के लिए बोलते हैं और वो एनजे के बॉडी पार्ट्स को टच करके उससे पूछ रहा है कि इसे क्या बोलते हैं और उसे क्या बोलते हैं। टच के बहाने वो तो एनजे के साथ रोमांस फरमा रहा था, ये सोच करके कि शायद एनजे को उससे वापस से प्यार हो जाए। उसका रबर बैंड देखते हुए कहता है ये तो तुम्हारा रबर बैंड है ना। वो कहती है हाँ, वो इस बारे में बात करना चाह रहा था कि उसने उसी के जैसा ये रबर बैंड अपने सोशल मीडिया पर डाला है, लेकिन एनजिया को ये जवाब ही नहीं जानना था। जब वहाँ से वो जा रहा था तो उसके पीछे जाती है और कहती है कि तुमने हमारे रिसर्च सेंटर में इसलिए इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया था। वो उसे कहता है अब जब मैंने कहा है कि मैं तुम्हें परसू करने वाला हूँ तो मैं तुम्हें पटाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से कहानी कुछ घंटे बाद फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ आने से पहले वो जीजी से मिलने के लिए गया था और उसने उसे डांटते हुए अपने सोशल साइट का वो पोस्ट डिलीट करने के लिए बोला था जिसमें कि वो सेम रबर बैंड लगा करके पोस्ट डालती है और कहती है कि शुक्र मनाओ कि अभी मैंने तुम्हारा वो लव डोज वाला मैटर निकाला नहीं है, वरना तुम तो जेल ले जाती। दोबारा एनजिया को परेशान मत करना। फिर ऐसा बोल करके वो एनजिया को आकर के बताता है कि एक्चुअल में जीजी ने वो जानबूझ करके पोस्ट डाला था और मैंने वो पोस्ट डिलीट करवा दिया। वो उसे कहती है देखो यार, तुम्हारे और जीजी के बीच में क्या चल रहा है,
मुझे लिटरली इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने कहा ना, रिबर्थ लेने के बाद भी मैं ये सेम गलती नहीं करने वाली हूँ। इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर मुझे परेशान करो। बेहतर होगा कि अपनी बेइज्जती कराने के लिए हर बार यहाँ पर तुम बार बार मत आ जाओ। ऐसे बोलते हुए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हुआ से कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। पिछली बार एक बार मैं तुम्हें खो चुका हूँ और दोबारा मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ऐसा कह के वो एंजिया को हक कर लेता है। तभी वहाँ पर गोयन आ जाता है और वह हुओ पर गुस्सा करने लगता है। एंजिया हुओ को छोड़ करके गोयन के साथ वहाँ से चली जाती है। हुओ को उसकी मॉम का कॉल आता है, ऑफिस में मीटिंग था वापस आने के लिए। शाम में इस तरीके से हुआ ने जानबूझ करके सारे लोगों को पार्टी में बुलाया हुआ था। वहाँ पर एंजिया और गोवेन भी आते हैं। पार्टी में ये लोग ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेल रहे होते हैं और सारे यहाँ पर फुल ऑन मस्ती कर रहे थे। और इस तरीके से हुआ और गोवेन वापस से यहाँ पर एंजिया को लेकर के जब लड़ने झगड़ने लगते हैं, तो एंजिया को यहाँ पर झूठ बोलना पड़ता है कि वो हुआ की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो उसकी सिस्टर की जैसी है और वो एक्चुअल में गोयन को पसंद करती है। उसने यहाँ पर उससे पीछे छुड़ाने के लिए ऐसा किया था। जब सब ड्रंक थे तो एंजिया के एक सीनियर आकर के एंजिया को छेड़ने लगते हैं। ये देखते ही हुआ यहाँ पर उस लड़के की पिटाई कर देता है और कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि एंजिया तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। बात यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। सारे लोग को डाउट होने लगता है कि वो दोनों भाई बहन नहीं हैं। वो इतना ज़्यादा भला एंजिया का केयर क्यों ही करेगा। लेकिन एंजिया यहाँ पर ऐसी चीज़ों को क्लियर करती है और गोयन के साथ वहाँ से जाने लगती है। अब वो लड़के को कॉलेज से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने एंजिया को इस तरीके से छेड़ा था। एंजिया ने जब सबको बोला कि वो हुआ की सिस्टर है, तो वो को इस बात का बुरा लगने लगता है। कम से कम उसे खुद की सिस्टर तो नहीं बोलना चाहिए था। वो कहती है कि वो गोयन से प्यार करती है और उसी के साथ रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोच रही है। गोयन भी ये सुन के शॉक्ड हो जाता है। तीनों इस तरीके से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर हो और गोयन के बीच में इस बात को लेकर के लड़ाई होने लगता है। हो का एंजिया से कहना था कि तुमने ऐसा क्यों किया। एंजिया से कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती दोबारा वही गलती करना जो कि मैंने पिछली बार किया था। तुमने मुझे कम हर्ट नहीं किया है। तुम मुझे जब भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी तुम मेरे पास नहीं होते थे और तुम मुझे कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वो यहाँ पर एंजिया को समझाने का कोशिश करता है, लेकिन चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। गोयन और हो जब यहाँ पर बहुत ही लड़ने लगते हैं और दोनों को पीट पीट करके एक दूसरे को हर्ट कर लेते हैं, तो एंजिया को बीच में आना पड़ता है। अब वो एक्चुअल में उन दोनों को ऐसे छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि दोनों उसकी वजह से लड़ रहे होते हैं। इतनी रात में वो ज़्यादा दूर तक इन्हें हॉस्पिटल तो लेकर के नहीं जा पाएगी। कॉलेज से पास में एंजिया का घर था, तो वो ग्रैंडफादर से ट्रीटमेंट कराने के लिए इन दोनों को वहाँ पर लेकर के जाती है। ग्रैंडफादर को पता चलता है कि ये दोनों एंजिया की वजह से लड़ रहे थे, तो वो शुरुआत में थोड़ा सा गुस्सा करते हैं। अब यहाँ पर वो एंजिया को कहते हैं जाओ जाकर के गोयन का फोर्स स्टार्ट कर दो। हो को इस बात से जेलस होने लगता है, लेकिन ग्रैंडफादर यहाँ पर हो से बात करना चाह रहे थे। फिर एंजिया यहाँ पर गोयन को फोर्स स्टार्ट करने के लिए लेकर के जाती है, जहाँ पर कि गोयन उसे कहता है कि क्या सच में तुमने यहाँ पर मुझे चूज किया। वो कहती है कि नहीं, एक्चुअल में मैंने तो सिर्फ और सिर्फ हुआ से पीछे छुड़ाने के लिए ऐसा किया था। सब वहाँ पर हमें गलत समझ रहे थे। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारा फ़ायदा उठाना पड़ा। गोयन उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने ही झूठ बोला तो मुझे झूठ को सच में बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ रिलेशनशिप में आ सकती हो। लेकिन एंजी यहाँ पर मना कर देती है और कहती है कि नहीं, उसे अभी अपने करियर पर फोकस करना है और ये प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ना चाहती है। फिर जब वो लोग घर में वापस लौटते हैं तो एंजिया को पता चलता है कि ग्रैंडफादर ने हुओ को उसके कमरे में बिठाया है और वह गोयन को अपने घर जाकर के रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। हालांकि गोयन का मन नहीं था हुओ और एंजिया को अकेले छोड़ने का, लेकिन वो ज़बरदस्ती तो यहाँ नहीं रुक सकता था ना। फिर एंजिया जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि जो भी वहाँ पर उसने हुओ के साथ स्टडीज़ किए थे, वो टेस्ट पेपर पर उसने बहुत सारे नोट बनाए हुए थे। वो सारे नोट यहाँ पर हुओ पढ़ रहा होता है। अब एंजिया इस पर गुस्सा करने लगती है कि वो उसकी पर्सनल चीज़ों को टच कर रहा है। वो उसे कहता है कि क्या हम पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो सकते। एंजिया कहती है कि नहीं, तुमने मेरी फीलिंग्स को मजाक बना के रखा था और मैं अब दोबारा वही सेम गलती नहीं करने वाली हूँ। वो उसे कहता है मैंने कहा ना, तुम्हें मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। इस बार मैं तुम्हारे पीछे पड़ने वाला हूँ, एक बार मुझे मौका तो दे करके देखो।
एंजियो यहाँ पर मना कर देती है और कहती है कि नहीं, शायद हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और हमारा साथ रहना पॉसिबल नहीं है। तभी ग्रैंडफादर यहाँ पर आ जाते हैं। वो ग्रैंडफादर से कंप्लेन करता है कि एंजियो ने उसे ब्लॉक करके रखा है। तो ग्रैंडफादर एंजियो का फ़ोन लेकर के हुओ को ब्लॉक कर देते हैं। एंजियो के आगे स्टडीज के लिए हुओ ने ग्रैंडफादर को कुछ गिफ्ट वगैरह दिए थे। आफ्टर दैट वो अपने घर पर चले जाता है आराम करने के लिए। एंजिया ग्रैंडफादर से गुस्सा हो रही थी और उन्होंने हुओ से गिफ्ट क्यों लिया और उसे अनब्लॉक क्यों किया, आपको उसमें क्या अच्छा लगा। तो ग्रैंडफादर कहते क्यों, तुम्हें हुओ पसंद नहीं है। एंजिया यहाँ पर कंफ्यूज थी। ग्रैंडफादर ने सही पकड़ा था कि एंजिया यहाँ पर हुओ को पसंद करती है, दैट्स वाई वो इन दोनों को बात करने का मौका दे रहे थे और इसी वजह से उन्होंने एंजिया का फ़ोन लेकर के हुओ को अनब्लॉक किया था। अब यहाँ से धीरे धीरे एंजिया हुओ को माफ़ करना स्टार्ट कर देती है। आपको क्या लगता है हुओ ने जो पिछली बार किया, क्या वो सच में डिज़र्व करता है वापस से एंजिया के साथ रहना, और क्या एंजिया एट द एंड उसे माफ़ करेगी या फिर वो हमेशा के लिए हुओ को छोड़ करके चली जाएगी। आपको क्या लग रहा है कहानी की एंडिंग किस तरीके से होनी चाहिए। अब जब हुओ यहाँ पर एंजिया के नंबर से अनब्लॉक हो चुका था तो वो उसे बहुत सारे मैसेजेस देता है और एंजिया को सेड्यूस करने के लिए वो ऐसे नंगू पुंगू हो करके उसे वीडियो कॉल पर लेसन्स दे रहा था। एंजिया को वो कुछ देर पढ़ाता है, फिर एंजिया लाइब्रेरी में अकेले ही पढ़ने लगती है तो हुओ भाई साहब को रहा नहीं जाता है और वो शाम में यहाँ पर एंजिया के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर कि वो अपनी पढ़ाई कर रहा था और एंजिया अपनी। उसने एंजिया के लिए कुछ स्पेशली ड्राइंग्स बनाए हुए थे जिसे कि वो दिखा करके उसे पढ़ाने का कोशिश कर रहा था। एंजिया सोचती है ये बंदा तो सच में कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड है और एंजिया के कंपेयर में वो था भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और उसे घर बुलाती है, कहती हैं कि कल कंपनी का मीटिंग है और कल कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए वरना हुओ को वो सीईओ का पोजीशन नहीं मिलेगा। तो हुओ को जाना ही पड़ता है। दूसरी तरफ एंजिया अपने फ्रेंड के साथ जा रही थी तो पार्टी में जो लड़का एंजिया को छेड़ा था उन्होंने उसे कॉलेज से निकाल दिया था और उसकी पिटाई की थी। तो वो यहाँ पर आता है और वो गुंडे लेकर गया था एंजिया से बदला लेने के लिए। एंजिया उसे कहती है कि पहली बात कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, तुमने मेरे साथ बुरा किया। पीटा तुम्हें हुओ ना है तो तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए लेकिन मेरे नहीं। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि रिवेंज तो मैं तुम्हें से लेने वाला हूँ। और इस तरीके से उसे पता नहीं था कि हुओ ने एंजिया के प्रोटेक्शन के लिए उसे कुछ मूव्स सिखाए थे और वो उन मूव्स का इस्तेमाल करते हुए उन लड़कों की अकेले ही पिटाई कर देती है और वो लड़का तो ऐसे एंजिया से सॉरी वरी बोलने लगता है। इन बातों से अनजान यहाँ पर हुओ अपनी मीटिंग में जा रहा था और उसकी मॉम कहती है कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो लड़का एंजिया को बुली करने के लिए कॉलेज गया हुआ है। वो एंजिया को कॉल करता है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती है तो वो परेशान हो जाता है और अपने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ करके वो एंजिया को देखने के लिए चले जाता है। उसकी मॉम उसे रोकते रह जाती है, फिर भी वो कहते हैं कि मॉम एंजिया मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मॉम सोचती है कि उस लड़की से मिलना ही पड़ेगा जो कि इसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। इधर रात में एंजिया मस्त अपना स्नोफॉल का मज़ा लेते हुए घर जा रही थी। तभी वो यहाँ पर आ जाता है और कहता है फ़ोन कहाँ है तुम्हारा, मैं तुम्हें इतने कॉल्स कर रहा हूँ, तुम फ़ोन नहीं उठा रहे। एंजिया कहती है 10 बजे के बाद मैं फ़ोन साइलेंट करके अपने बैग में रख देती हूँ। वो उसे हक कर लेता और कहता है मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हें खो दूँगा, मुझे पता चला कि वो लड़का तुम्हें बुली करने के लिए आया था। एंजिया उसे कहती है लेकिन मैंने तो उसे अच्छा खासा सबक सिखाया, तुम्हें याद है तुमने मुझे फ़ाइट करना सिखाया था, तो मैंने उसी का इस्तेमाल करके उसकी ऐसे पिटाई कर दी थी। वो आगे बढ़ के एंजिया को किस कर लेता है और एंजिया भी उसे नहीं रोकती है। ना जाने उसे क्या हुआ था कि वो हुआ को माफ़ करने का डिसाइड करती है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और वो हुआ और एंजिया को देख करके साथ में गुस्सा करने लगती है। एंजिया को वो डांट रही होती है कि तुमने मेरे बेटे को पागल बना करके रखा हुआ है। वो कहता है कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हो, एंजिया को डांटो मत, इसकी कोई गलती नहीं है। वो एंजिया को कह रही होती है कि तुम गरीब हो, तुम हमारे बेटे के लायक नहीं हो। एंजिया इस बात पर हंसने लगती है। वो अपनी मॉम को साइड में लेकर के जाता है और उन्हें समझाता है मॉम एंजिया मुझे भाव नहीं दे रही, एक तो मैं उसे इतनी मेहनत से पटाने का कोशिश कर रहा हूँ और आप हो कि उसे डरा रही हो। उसकी मॉम को लगता है कि उसका बेटा यहाँ पर एंजिया को सच में प्यार करता है। वो को कार में बैठने के लिए बोलती है और बोलती है कि मैं एंजिया से बात करके आती हूँ, तुम कार में बैठो। वो कहता है मॉम एंजिया को डराना मत। फिर वो एंजिया से बात करने के लिए जाती है और यहाँ पर एंजिया कहती है सही कह रही है आंटी,
आपका बेटा परफेक्ट है, तो आप एक काम करो ना, आप उसे लेकर के जाओ। वैसे भी मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ और मैं वो के साथ रिलेशनशिप में आने का कोई प्लान नहीं करी। लेकिन उसकी मॉम यहाँ पर एंजिया को कहती है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन देती हूँ और तुम मेरे बेटे के साथ रिलेशनशिप में रहो। लेकिन एंजिया यहाँ पर मना कर देती है और कहती है कि नहीं आंटी, पैसे लेकर कहीं भला मैं हुओ के साथ कैसे ही रिलेशनशिप में रह सकती हूँ। वो कहती है कि उसे डॉक्टर बनने का शौक है, वो उसी की पढ़ाई करी है, तो उसकी मॉम उसे लालच देती है कि वो फ्यूचर में चल के एंजिया के लिए पूरा हॉस्पिटल ही बनवा देगी, वो उसके बेटे को मत छोड़े। उसे पता भी नहीं है कि हो ने अपनी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग छोड़ करके वो एंजिया को देखने के लिए आज आ गया था। अगर आज मीटिंग में कुछ भी गड़बड़ हो जाता तो उसे सीईओ का पोजीशन नहीं मिलेगा और फिर वो लोग भी रोड पर आ जाएंगे। उनके पास इस सीईओ के पोजीशन के अलावा अब कुछ भी नहीं है। एंजिया को जब ये बात पता चलता है तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे याद था पिछले जन्म में यहाँ पर हो ने उसे कहा था कि ये सीईओ का पोजीशन उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो उसे पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर जब उससे वो मिल रहा होता है तो वो उसे छोड़ करके उसके पास आ गया। घर जा करके वो सोच रही होती है कि क्या वो सच में उसे प्यार करने लगा है, जो उसके लिए उसकी सेफ्टी के लिए सीईओ का पोजीशन छोड़ करके आ चुका है, जो कि पिछले जन्म में उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट हुआ करता था। इन छोटी छोटी बातों को लेकर के वो धीरे धीरे हो को माफ़ करने के लिए तैयार हो रही होती है। बट आपको क्या लगता है, हो ने जो बिहेवियर किया था एंजिया के साथ वो डिज़र्व करता है माफ़ी? यहाँ पर एंजिया नेक्स्ट डे कॉलेज आती है और इस तरीके से उनके रिजल्ट्स वगैरह आए हुए थे। दूसरी तरफ यहाँ पर वो एंजिया को मिस कर रहा था। तभी उसे पता चलता है कि जिस पहाड़ी पर एंजिया टेक केयर करने के लिए गई थी पेशेंट को, वहाँ अर्थक्वेक आने की वजह से सिचुएशन और ख़राब हो गया। वो एंजिया को ढूंढते हुए जल्दी जल्दी उस प्लेस के लिए जा रहा होता है, लेकिन इस प्लेस पर वो पहुंचता उससे पहले उसे पता चलता है कि बहुत सारे पेशेंट इंजर्ड हैं और उसे एक डेड बॉडी देख करके लगता है कि शायद उसने एंजिया को खो दिया और वो रोने लगता है। लेकिन तभी वो सामने एंजिया का आवाज़ सुनता है और देखता है कि एंजिया ठीक है और वो किसी और पेशेंट का ख्याल रख रही है। वो जा कर के एंजिया को हक कर लेता है और कहता है कि मुझे लगा कि शायद मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया जब मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है। तो वो कहती है तुम मुझे अभी इतना प्यार जता रहे हो और पिछले जन्म में तो तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जब मेरा मिसकैरेज हुआ था तब तुमने मुझे छोड़ दिया था। तुमने शादी के 3 साल बाद भी बोला कि जीजी तुम्हारी फेवरेट पर्सन है। वो अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है और बताता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, तुमसे मिलने से पहले मुझे पता नहीं था कि प्यार कहते किसे हैं। और यहाँ पर जीजी मुझे एक परफेक्ट गर्ल दिखती थी, मैं उसे एडमायर करता था और मैंने उसे प्यार जैसी फीलिंग में कंफ्यूज कर लिया था खुद को। और जब मैं तुमसे शादी किया, भले ही हमारी शादी जिस मजबूरी में भी हुई हो, लेकिन फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया। लेकिन बस मैं इस बात को एक्सेप्ट करने से डरता था। वो एंजिया को अपने लिए फूड बनाने से मना करता था क्योंकि इसके लिए उसे बहुत ही मेहनत करना पड़ता था। इनफैक्ट मिसकैरेज के बाद उसकी मॉम जब कहती है कि तुम्हें एंजिया के साथ शादी रखना है या तोड़ना है, तुम सोच लो, क्योंकि अब तो वो तुम्हारे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट भी नहीं है। तो उसने मना कर दिया था और बोला था कि वो एंजिया के साथ ही रहना चाहता है। एंजिया को जब ये बातें पता चलती है तो वो हुओ को माफ़ कर देती है। हुओ से कहता है कि इसी वजह से मैं शुरुआत से ही जीजी से डिस्टेंस बना करके रखा हूँ और एक्चुअल में पिछले जन्म में ही तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चल गया था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो दोनों एक दूसरे को गेस करते हैं। एंजिया यहाँ पर हुओ को माफ़ कर चुकी थी। मैंने कहा था ना कि ये कहानी के भले ही एक हैप्पी एंडिंग है, लेकिन ये लिटरली हैप्पी नहीं है। अगले दिन गोयन एंजिया को मिलने के लिए बुलाता है और वो अपने वन साइडेड लव को वहाँ पर कन्फेस करता है। एंजिया उसे कहती है कि मैं हुओ को पसंद करती हूँ, तुम्हें पता है। गोयन कहता है इसी वजह से मैं अपना प्यार अपने साइड से ख़त्म कर रहा हूँ। आज से हम बस दोस्त रहेंगे लेकिन कभी मिलेंगे नहीं। मैं ये शहर छोड़ करके जा रहा हूँ और वो वहाँ से चले जाता है। एंजिया और हुओ दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारा ये ड्रामा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये कहानी की हैप्पी एंडिंग पसंद आई हो तो पर्पल हार्ट कमेंट करना, और अगर ना पसंद आई हो तो ब्रोकन हार्ट कमेंट करना। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं भी लगी हो तब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली ये स्टोरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। कीप लिसनिंग।